कोई धीरे धीरे आ जाएगा। देखो, कोई भी कोई भी मार्केट अगर आप स्टॉक मार्केट को अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप समझते हो तो आप किसी भी देश का इकोनॉमी को आप समझते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि शेयर क्या होता है। शेयर जो होता है वो किसी कंपनी का मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको बाय करके आप क्या होते हो उसके बिजनेस पार्टनर करते हो। जैसे कि मान करते हैं चलो कि जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में क्या होता है, ब्रिक्स लगते हैं, ईटा लगता है, ईटा को जोड़ जोड़ करके क्या है एक पूरा बिल्डिंग बना। ये जो शेयर जो है इन सारे शेयरों को अगर आप जो जोड़ दोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, मैं बताऊँ। जैसे सपोज करो कि मान लो कि मैं एक किसी चीज़ का प्रोड्यूसर हूँ। मान के चलो कि जैसे ये पेन है, मैं ये कलम बनाता हूँ, जैसे रोटोमैक का तुमने काफ़ी नाम सुना होगा, एक बात मैं करूँ या रेनॉल्ड्स की जो पेन है, एक बात मैं करूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है जिससे बाटा बाटा क्या करती है, जूता बनाती है, चप्पल बनाती है। ठीक है, तो बाटा कंपनी का तुम जिस टाइम स्टार्टिंग हुआ होगा तो बाटा कंपनी के पास में कुछ पैसे हुए होंगे, जो उनके मालिक थे उन्होंने क्या एक छोटा सा प्लांट लगाया। ठीक है, और छोटा सा जब प्लांट लगाया तो अगर उनके पास में कुछ पैसे थे तो उन्होंने एक छोटा प्लांट लगाया। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बढ़ाने के लिए उनको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड के लोग कहाँ जाएंगे, बैंक के पास में जाएंगे। तो बैंक उनका सारा आगे पिछला जो भी हिसाब किताब है, कागज पत्र जो भी है, उनका बैलेंस शीट, ये सारा चीज़ देखेगा और बैंक कहे कि नहीं ठीक है मैं आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं आपको फंड दूंगा, लेकिन मेरा शर्त ये है कि आप मुझे टाइमली अपने मेरा जो ईएमआई है वो आप मुझे पे करोगे। आपकी बिजनेस राइज कर रही है या डी ग्रोथ कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइमली अपना पैसा चाहिए। पहला। दूसरा, बाटा के जो भी ऑनर रहे होंगे उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके कोई मित्र हैं, कोई जान पहचान के लोग हैं जो उनको फंडिंग कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तो फिर वो उनसे बात करेंगे कि ऐसा ऐसा हमारा एक बिजनेस का प्रपोजल है, आप अगर रेडी हैं तो आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाइए। ठीक है, तो वो आदमी भी उनके बिजनेस में पैसे लगाने को रेडी होगा, लेकिन वो आदमी उनसे क्या बोलेगा कि मैं तुम्हारी कंपनी में इतना परसेंट का हिस्सेदारी लूंगा। तो हिस्सेदारी जो लूंगा मतलब ये है कि जब आपको प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट का इतना सर्टेन परसेंट जो है तो मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो हिस्सेदारी या जो बिजनेस में पैसा जो लगा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर। कि जिस टाइम में कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसा था, तो उसकी कंपनी के जो प्रमोटर हैं जिसने उसको इस्टेब्लिश किया, उसने क्या किया, उसमें पैसे लगाए, उस बिजनेस को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज क्या है उसको मिलेगा। अब तीसरा जो आता है वो हमारे तुम्हारे जैसे जो कॉमन पर्सन है उनके लिए वो क्या करता है कि स्टॉक मतलब शेयर जारी करता है। ठीक है, और अगर अभी जो तुम देखे होंगे कि ये फ्राइडे को लिस्ट हुआ है पारस डिफेंस, जो तुम्हारा मतलब 175 गुना जैसे मल्टीपल परसेंटेज का रिटर्न दिया, आरपीओ रिटर्न है। तो दरअसल क्या है कि अब पारस डिफेंस जो कंपनी है उस कंपनी को ऐसा लगा कि हम चाहते हैं कि कॉमन मैन से क्या करें, पैसा ले और हमारे शेयर की कीमत में जो प्रॉफिट होगा मतलब कीमत जो बढ़ेगी तो कॉमन मैन का क्या है, पैसा बढ़ेगा। तो हम हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं। बैंक का एफडी का रेट की अगर तुम बात करोगे तो अभी एट प्रेजेंट में जो रेट होगा वो 5 से 7% के अराउंड में होगा। कुछ म्यूचुअल फंड का स्कीम की तुम बात करोगे तो उसका रिटर्न 10 से 12% मान लो। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि अपने पैसे पे मल्टीपल्स रिटर्न लेना। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के टाइम में तुमको 5,000 10,000 कहीं पे जमीन नहीं मिलेगा। आज से 30 साल पहले की बात अलग थी कि आपको 5,000 10,000 20,000 25,000 लाख रुपए का आपको इकट्ठा का जमीन मिल जाता था और जमीन का रिटर्न भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा 25-30 साल में। ठीक है, तो वो चीज अब आपसे संभव नहीं है क्योंकि 5-10 हजार में आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट ऐसा एक माध्यम है जहां पे आप 5-10 हजार रुपए का कीमत अगर लगाओगे तो आपको मल्टीपल्स मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2017 में मैंने देखा था कि बजाज फाइनेंस की एक शेयर की कीमत 10,000 थी। ठीक है, और बजाज फाइनेंस ने उस पर स्प्लिट और बोनस करके एक शेयर को 10 भाग में बांटा। मतलब जिसके पास में एक शेयर था 10,000 रुपए का, उसका 2017 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से मार्केट कितना है 4 साल पहले की बात हो गई,
2017 में बजाज फाइनेंस का एक शेयर का कीमत 10,000 रुपया था और उसने एक शेयर को क्या 10 भागों में बांट दिया। तो मतलब ये है कि मैंने 10,000 रुपया उस टाइम में लगाया, तो मेरा एक शेयर क्या है कन्वर्ट हो गया 10 शेयर में, 1,000 का कीमत बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम में एक बजाज फाइनेंस की कीमत क्या 7500 रुपया है। मतलब बजाज फाइनेंस ने इस 4 साल में कितना 750% का रिटर्न आपको दिया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे आज से 15 दिन पहले मैंने सबको कहा था टाटा मोटर आप 300 रुपये में खरीद लिया, टाटा मोटर 350 तक जाएगा, अभी वो 326 पे चल रहा है, तो 10 दिन में आपको 10% का रिटर्न तो मिल गया ना। तो आपको अगर लगता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो और जितना प्रॉफिट के आपके पैसे आए हैं उस प्रॉफिट का आप क्या कर लो कि टाटा मोटर खरीद के छोड़ दो 20 साल के लिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्योंकि जब आप रिटायर करोगे तो हो सकता है कि आपको पेंशन नहीं मिले, मे बी, या हो सकता है आपको पेंशन मिले। तो अगर आप जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वहाँ पे एनपीएस आ गया है, या प्राइवेट जॉब में है, जो भी है, एक पेंशन का दूसरा माध्यम हो गया है। तो अगर आपको लगता है तो आप उसमें भी पैसे डाल सकते हो, या अगर आपको लगता है तो आप क्या करो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का स्टॉक खरीद के रखो। इसलिए क्योंकि अगर मान के चलो कि बजाज फाइनेंस अगर मान के चलो कि 5 साल में अगर ये 750% का रिटर्न देता है या 1000% का रिटर्न दे रहा है, मतलब अभी 7,500 पे है, और हो सकता है जनवरी फरवरी में ये क्या होगा फिर चला जाएगा 10,000 तक, और फिर ये क्या करेगा 1:10 में फिर अपने आप को स्प्लिट करेगा। तो मेरे कहने का 10,000 पे था सर ये वाला। हाँ 2017 में 10,000 तक पहुंचा था। ठीक है, और मैंने इसको मतलब लोग बोलते हैं 2008-9 में 45-50 रुपए का था, मैंने नहीं देखा था या मुझे उस टाइम में नहीं याद है, बट एक टाइम ऐसा था कि मैंने 2015 में इसको जो है ना मतलब 2,500-3 हज़ार पे मैंने देखा था, ये मुझे पक्का याद है। ठीक है, तो 2,500, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव 2015 से हुआ था, क्योंकि 2008-9 की बात करें तो उस टाइम में मैं भी बिगनर था, तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं ट्रेडर था, बस यही बात मैं कर सकता हूँ। लेकिन 2015 के बाद से मैं काफ़ी मतलब एक्टिव हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्टडी की थी। इन मतलब 2008 से लेकर 2015 के बीच में मैंने बहुत तरह के अपने पेपर सारे निकाले थे, फिर जॉब करना, तो चीज़ें मेरी समझदारी बढ़ रही थी, तो मैंने इसको 2,500-3 हज़ार पे देखा था। तो 2,500-3 हज़ार से 15 से लेकर के ये तुम्हारा क्या है 2017 तक में क्या आ गया 10,000 आ गया, 10,000 से फिर 1,000 पे स्प्लिट बोनस किया, और फिर अभी तुम 7,500 देख रहे हो। तो मेरा ये आपसे कहना है कि अगर आप कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं जिसका साल का मैं कहता हूँ कि 20 से 25% का ही रिटर्न है, अगर साल का 20 से 25% रिटर्न भी दे रहा तो बहुत बड़ी बात है। आपको डिविडेंड अलग से मिलेगा, स्प्लिट बोनस करेगा तो उसका अलग से फायदा होगा। तो मतलब अगर आप चाहो तो एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी अगर आप चाहो तो 5, 10, 15, 20 करके जो भी आपके सुविधा अनुसार पैसे हैं, तो आप उसको लेकर के क्या कर सकते हो, आप उसको जमा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज है। अब दूसरा चीज क्या है कि शेयर क्या होता है, पहले ये चीज समझिए। शेयर जो होता है वो किसी कंपनी का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको बाय करके हम उसके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारा मेल आएगा डिविडेंड के रिगार्डिंग में आएगा, कुछ वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं कि जैसे मान लो कि किसी कंपनी में आप एक बहुत मेजर स्टेक अगर आप होल्ड करके रखते हो, तो मेजर स्टेक अगर आप होल्ड करके अगर आप रखोगे ना, तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कंपनी कुछ भी अगर डिसीजन लेने वाली है तो वो आपकी राय मांगेगी, और अगर आप मेजर आपके पास में 1%, 2%, 5%, 10% है तो आपकी राय काफ़ी मायने रखती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जनवरी के टाइम में वेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने वेदांता को 90 रुपये पे डिलिस्ट करने की कोशिश किया था, बट LIC एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक रखता था, तो LIC ने कहा कि मैं आपको 90 रुपये पे नहीं दूंगा, आपको अगर लेना है तो 300 रुपये पे आप लें तो मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, आपको दूंगा। और आज उसकी कीमत बढ़ के 300 रुपये तक आ गई है। तो जो हम लोग के जैसे जो रिटेल प्लेयर हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, 90 रुपये से शेयर बढ़ करके क्या और 300 रुपये पे आ गया। डिलिस्ट करने का मतलब डिलिस्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो भी शेयर मार्केट में है उसके बदला में हम आपको पैसे दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं वो शेयर वापस ले रहे हैं आपसे। फिर मुझे मन करेगा कभी तो मैं उसको लिस्ट करना चाहूँगा तो मैं करूँगा। जैसे अभी हेक्सा वगैरह एक कंपनी है, IT की कंपनी है, वो क्या किया अपने शेयर को डिलिस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे एक क्लाइंट है जिन 400 रुपये पे डिलिस्ट किया था। मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी कंपनी है, वो डिलिस्ट कर रहा है, वो कभी ना कभी फिर लिस्ट करेगा। तो लिस्ट करेगा तो आप शेयर होल्डर हो, तो जब भी लिस्ट करेगा जिस प्राइस पे, तो ऑटोमेटिक आपके शेयर की कीमत उतनी हो जाएगी, तो आप उसको मत दें। लिस्ट करने से कंपनी को क्या फायदा?
कंपनी को फायदा ये हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि जैसे डिलिस्ट हो गया, जैसे मान के चलो कि वेदांता मान लो जैसे 90 रुपये को डिलिस्ट कर रहा था, 90 रुपये से सब लोगों से शेयर उसने ले लिया, अब वो क्या करेगा फिर से अपना आईपीओ लाएगा, अब 300 रुपये का आईपीओ लाएगा या 600 रुपये का लाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, तो डिलिस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मतलब कंपनी के समझ से ये है कि वो जब भी लिस्ट करेगा तो मतलब उसको क्या है नया वैल्यू मिलेगा, है ना। तो से डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बस वही चीज़ है। तो मतलब बहुत सारे लोग करते हैं जैसे कि हेक्सावेयर का मतलब उन्होंने शेयर नहीं दिया और उनके पास में अभी हैदराबाद से किसी व्यक्ति ने मेल किया था, उसने कहा कि सर मैं हेक्सावेयर मुझे पता है कि आपके पास में हेक्सावेयर है और मैं 600 रुपये पे आपके शेयर लेने को तैयार हूँ, ठीक है। 400 रुपये को डिलिस्ट हुआ है और उन्होंने दिया नहीं और 600 रुपये को वो बोल रहा है कि मैं आपके शेयर लेने को तैयार हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आप सोच लो, आपको लगता है कि 600 रुपये पे देना चाहिए तो आप दे दो, या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 600 रुपये पे नहीं देना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मतलब नहीं दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि आईपीओ क्या होता है, ये चीज़ आप समझिए। दरअसल क्या होता है कि शेयर जब मार्केट में लिस्ट हो गया तो क्या है कि हम और आप सारे लोग बाई कर सकते हैं। तो जब कोई कंपनी इस मार्केट में आना चाहता है तो उससे पहले वो क्या करता है, आईपीओ लाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आईपीओ का जो ट्रेडिंग जो होती है वो आपका कहलाता है प्राइमरी मार्केट का ट्रेडिंग। प्राइमरी मार्केट का ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कोई कंपनी की आईपीओ आई, आपने क्या किया आईपीओ में पैसे लगाए, अगर शेयर आपके आईपीओ आपको मिल गए तो क्या आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे और आपके डीमेट अकाउंट में उतने शेयर आ जाएंगे, नंबर ऑफ जो भी लॉट साइज है। तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस ढंग का जो ट्रांजैक्शन कहलाता है वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन। जब शेयर लिस्ट हो गया तो लिस्ट होने के बाद में हर कोई खरीद बेच कर सकता है, चाहे तो फोन के माध्यम से करे, चाहे आप ब्रोकर के माध्यम से, चाहे लैपटॉप के माध्यम से, या अगर आपको लगता है तो क्या है कि आप मतलब कोई भी माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस ढंग का जो ट्रांजैक्शन कहलाता है वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट आईपीओ आया और आईपीओ में आपने पैसे लगाए और वो पैसे के बिहाफ में आपको आईपीओ मिला, तो शेयर का जो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज जो हुआ, इस ढंग का जो एक्सचेंज होता है वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन। तो प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये चीज समझ में आता है। दूसरा चीज क्या है कि एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज आप इसको जनरल भाषा में आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए एक्सचेंज क्या है, एक माध्यम है जहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है ना कि आपको चीजें अवेलेबल है, मतलब ये है मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। और जिसके लिए नियम कानून बजाबता बनाया गया है, सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हमारा आरबीआई बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है, उसी ढंग से सेबी जो है ना वो मतलब स्टॉक मार्केट के लिए नियम कानून बनाता है। अगर मान के चलिए कि आपके साथ में कुछ भी ब्रोकर अगर आपके साथ में मिसबिहेव करता है, मिससेलिंग करता है, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो है ना आपका एक ब्रोकर था जिसने कुछ इस ढंग का मिसबिहेव किया था, तो आरबीआई सेबी ने उसको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसके लाइसेंस खत्म कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर कुछ भी आपके साथ मिस सेलिंग होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो सेबी को, तो सेबी उस पर एक्शन लेगा। मतलब बिना पूछे हुए अगर ब्रोकर आपके शेयर को बेच देता है, ठीक है, और उस टाइम में आपको फ़ोन आएगा या ईमेल आएगा और अगर आप उसको डिनाई कर देते हो तो फिर कंप्लाइंस इशू क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके राइट्स हैं जो सेबी आपको हमेशा ध्यान रखता है। एक्सचेंज आप ऐसा समझ लो कि जैसे मान के चलो कि सपोज करो कि आप कहीं पे सब्जी मंडी में जाते हो, तो सब्जी मंडी का जो प्लेस है, जैसे यहाँ पे पटना में क्या बाजार समिति है, तो बाजार समिति क्या है, फल या सब्जी का क्या एक प्लेस है जहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या है अपना दुकान खोले हुए लाइसेंस लेकर के, तो लाइसेंस लेकर के दुकान खोलने वाले क्या होंगे, ब्रोकर हो गए। जैसे अब जो ब्रोकर है वो ब्रोकर क्या करता है कि लाइसेंस लेता है, सेबी को क्या करता है वो अपना पैसा दिया है और एक्सचेंज का वो मेंबर बना है। दो एक्सचेंज है, मेन दो एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो एक्सचेंज है, वो दो एक्सचेंज के क्या लोग मेंबर उन्होंने लिया है और वो मेंबरशिप के बिहाफ पे जो है मतलब हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और डीमेट अकाउंट पे जो भी कंपनी है, जो कंपनी लिस्ट हो गई है, वो कंपनी लिस्ट होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं मतलब शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो दरअसल क्या है कि एक्सचेंज आप कह सकते हो बाजार समिति हो गया
बाजार समिति में जो लोगों ने दुकान खोला हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है, वो क्या हो गए, ब्रोकर हो गए। और उस ब्रोकर के यहाँ क्या होता है कि बहुत तरह के मतलब लोग पहुँचते हैं, जैसे बहुत सारे क्या है कि फल बेचने के लिए आते हैं, तो वो होलसेल का मार्केट है, तो उससे ब्रोकर ने क्या किया, फल खरीद लिया, और फिर हम या आप या जो भी रिटेल प्लेयर वहाँ पे जाता है तो क्या करता है, उनसे वो अपना सामान खरीदता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज क्या हो गया, एक प्लेस हो गया, ब्रोकर वहाँ पे क्या हो गया, उसके मेंबर हो गए, और हम लोग क्या करते हैं, उस मेंबर के यहाँ डीमेट अकाउंट अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्राइमरी मार्केट मैंने बता दिया था कि आईपीओ का जो मार्केट होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब सीधा सा ये होती है, जब वो लिस्ट हो गया कंपनी, आईपीओ लिस्ट हो गया, और लिस्ट होने के बाद आप क्या कर रहे हो, शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो, इधर फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या जिस माध्यम से भी आप कर रहे हो। सर तो डायरेक्ट एनएससी बीएससी से नहीं ले सकते? नहीं, डायरेक्ट एनएससी बीएससी से नहीं ले सकते। हाँ, नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर सकते। हालांकि एनएससी बीएससी कोशिश में लगा हुआ है, हो सकता है अगर ऐसा सुविधा अगर मिल जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझो। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये तीन सेक्टर का अपना खासियत है। और दरअसल क्या है कि हमारे मतलब जीवन में जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को इकोनॉमिक्स में तीन भाग में डिवाइड किया गया है। वो तीन भाग क्या क्या है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो आता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया ऐसा सेक्टर कि आप जमीन से जिस फॉर्म में उसको निकालते हो, अगर आप उसको उसी फॉर्म में अगर आप यूज करोगे तो वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे कोयला आप जिस फॉर्म में निकालते हो उसी फॉर्म में आप यूज करोगे। हाँ, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इसलिए नहीं आएगा कि आप जिस तरह से उसको ये करते हो, निकालते हो, आप उसी भाग में उसको यूज नहीं करते हो। जैसे गेहूँ जो आप डायरेक्ट नहीं ट्रेक करते हो, फल आप ले सकते हो, ये फल हम लोग तोड़े धो करके हम लोग ने ये कर लिया। इकोनॉमिक्स तो कहता है कि सर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का है। एक्चुअली देखो क्या है ना कि मतलब दरअसल क्या है ना कि मेरा ये कहना है कि जो इसके नियम कानून है, उस नियम कानून के अनुसार से मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा सेक्टर जिसको आपने जिस फॉर्म में निकाला, अगर आप उसको उसी फॉर्म में इनटेक कर रहे हो तो वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, और इसका ग्रोथ जो आता है वो 3 से 5% का ग्रोथ माना जाता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर जो आता है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर कि आपने उसको जिस फॉर्म में निकाला उसको आपने क्या किया, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इधर केमिकल प्रोसेस के थ्रू या जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद में आप उसको क्या करते हो, अपनी यूज करने के लिए आपने उसको यूज बनाया। जैसे अगर मान के चलो कि अगर हम लोग आटा का बात करते हैं तो क्या तुम आटा को गेहूँ बना सकते हो? आटा को वापस गेहूँ बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो मेरा यही चीज वो था वो समझाने का कि अगर आप एक माध्यम को चेंज करके सेकंड माध्यम में आपने कर दिया और उसको उस माध्यम में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और उस माध्यम से दोबारा आप उसी माध्यम में नहीं उसको बना सकते, तो वो सारी चीजें जो आ जाएंगी वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी, और इनका ग्रोथ जो माना जाता है वो 18 से 11% माना जाता है। जैसे अगर मान के चलो कि हम लोग मेटल सेक्टर की बात करते हैं, हम लोग सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, या जो भी अदर जो भी चीजें आती है जिसको हम लोग सेकेंडरी फॉर्म में उसको बनाते हैं और यूज करते हैं, तो ये सारा आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और इसका ग्रोथ 8 से 11% माना जाता है। तीसरा जो आता है वो टर्सरी सेक्टर आता है, जिसके अंतर्गत इसको बैंकिंग या सर्विस सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। मेनली काम ये होता है कि इनका सर्विस देने का। तो आपका आईटी क्या करता है, सर्विस देता है। हॉस्पिटल क्या करता है, सर्विस देता है। वकील क्या है, सर्विस दे रहा है। टीचर क्या है, सर्विस दे रहा है। तो ये सारे जो आते हैं सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं आपके टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, और इनका ग्रोथ जो होता है 18 से 22% का ग्रोथ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैंकिंग का, तो बैंकिंग में दो तरह के बैंक है, एक आपका पीएसयू बैंक है, एक आपका प्राइवेट बैंक है। तो हम लोग इस स्टॉक मार्केट में पैसे जो लगाए हैं उसके पीछे में एक ही रीजन है कि हमें अपने पैसे पर ग्रोथ चाहिए। हम यहाँ पे डिविडेंड लेने के लिए नहीं आए, डिविडेंड हमें मिल रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा इनकम है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं है कि यार हम उसको डिविडेंड के लिए हम स्टॉक बाय कर रहे हैं। हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं वो उसमें ग्रोथ के लिए हम बाय कर रहे हैं कि हमारा पैसा में ग्रोथ आए। तो आप जब भी बात करोगे पीएसयू बैंक की बात करोगे तो पीएसयू बैंक पे हम लोग फोकस यहाँ पे ज़्यादा नहीं करते। इसलिए नहीं करते कारण मुझे याद है कि 2015 में मैं कैनरा बैंक को 400 रुपया खरीदा था।
IOC को मैंने 300-400 रुपया पे देखा है, ठीक है। ONGC 300-400 रुपये का स्टॉक है और आज भी ये सारे स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई से 50% नीचे है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो PSU जो भी बैंक है या कंपनी है उस पर क्या होती है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर PSU बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक का मेन काम क्या है, इंटरेस्ट अर्न करना, लोगों को लोन देना, उससे पैसे कमाना, उसी से क्या है अपना बिजनेस को चलाना। तो अगर वो टाइमली अगर उसका इंटरेस्ट आएगा, उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो उसके शेयर के क्या है प्राइस हाइक होंगे, बढ़ेंगे। तो आपके साथ में PSU बैंक के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मान के चलो कि जैसे जब भी चुनाव होता है तो जो भी मतलब चुनाव में जीतता है तो वो चुनावी वादा ये करता है कि मैं आऊँगा तो मैं किसानों का लोन माफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो चुनाव में जीत के आ गया तो अब वो क्या करेगा, ये सारे काम करेगा। अब अगर वो सारी ये काम करेगा तो क्या होगा, बैंक में जो इंटरेस्ट का जो है लोन जो दिया था तो उसको जो इंटरेस्ट मिलना था तो एक तो पहले क्या है उसका इंटरेस्ट माफ उसको करना पड़ा, दूसरा बैंक ने दिया था 10,000 करोड़, गवर्नमेंट उसको देगा 5,000 या 7,000 करोड़, तो वहाँ भी क्या है उसको नुकसान है। तो PSU बैंक के साथ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन प्राइवेट बैंकों के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जब यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं तो हमारा काम क्या है कि प्राइवेट बैंक पे फोकस करना, कि जिस कंपनियों का ग्रोथ बहुत अच्छा है जैसे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, तो अगर इसका ग्रोथ मान के चलो कि साल का 15% 20% है तो हम लोग क्या करेंगे PSU बैंक में पैसे लगाएंगे तो वहाँ पे पैसे लगाएंगे। अब ये बात दूसरी है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, तो वो क्या करना है PSU कंपनी को सेल करने वाला है। तो अब वो सेल करके फिर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगा, तो फिर जब मैनेजमेंट चेंज होगा तो फिर क्या है उसका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा। तो इसकी वजह से अगर लास्ट 1 ईयर से आप देखोगे तो सारी PSU कंपनियां रैली कर रही है। 100 रुपये का कोल इंडिया अभी आप 170 80 90 रुपया पे होगा, भेल 30 40 रुपये का 60 रुपया पे होगा। मतलब मैं हिंडाल्को जो है सर, हिंडाल्को प्राइवेट कंपनी है, हिंडाल्को एल्युमिनियम का जो कंपनी वो प्राइवेट कंपनी है, आदित्य बिरला नाल्को शायद ठीक है। सेल की बात आप कर सकते हो, नाल्को की बात आप कर सकते हो, ये भेल की बात कर सकते हो, ये सब कंपनी PSU कंपनियां हैं। और इन सब में जो आपको जो ग्रोथ मिल रहा है वो उसका रीजन सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब कंपनी को बेचने का प्लान कर रही है। तो इनका मैनेजमेंट चेंज होगा तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मैनेजमेंट जब चेंज होगा तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि अब मार्केट में धीरे धीरे डिमांड आ रहा है, डिमांड आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है इनका भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये चीज भी है मिडिल सेक्टर के साथ में खास करके ये चीज। चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं GDP की कि GDP क्या है और इसका मार्केट से क्या रिलेशनशिप है। हमारे देश के जितने भी लोग सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ भी है। तो हमारे देश के सारे लोगों की जो इनकम है उन सारे इनकम को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे देश का GDP रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमारे देश का GDP जैसे आपको पता है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे देश का GDP आपने सुना होगा 7%, 8%, 9%, 10% से ग्रो करता है, ठीक है। तो 9% 10% से ग्रो करता है तो एक्चुअली में हम लोगों का जो इनकम है वो इनकम बढ़ रहा है। अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है हम उस पैसे को कहाँ करेंगे, खर्च करेंगे, कुछ पैसे सेव भी करेंगे। तो दरअसल क्या होता है कि अगर मान के चलो कि आज अगर मैं 2 व्हीलर पे तो मैं क्या 4 व्हीलर लेने का सोच रहा हूँ। आज अगर मान के चलो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 2 BHK फ्लैट में रह रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ मैं 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट करूँगा। तो सिंपल सा आप एक चीज समझो ना कि अगर पैसे लोगों के पास में आएंगे तो क्या डिमांड बढ़ेगा, लोग फ्लैट खरीदेंगे। अब फ्लैट खरीदेंगे तो क्या बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, तुम्हारा टाटा स्टील का छड़ बिकेगा, तुम्हारा मान के चलो कि DLF जो फ्लैट बनाती है, शोभा डेवलपर्स जो फ्लैट बनाती है, इनका क्या सेल्स बढ़ेगा और इनका सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर इनके शेयर के प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, डन। तो मतलब ये है कि अगर GDP में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या है ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट क्या है ऊपर की ओर जाएगा, GDP क्या है नीचे की ओर जाएगा तो क्या स्टॉक मार्केट नीचे की ओर जाएगा। जैसे कि आप देखोगे 2018 से हमारा मार्केट नीचे की ओर जा रहा था तो उसके 2 रीजन थे, एक तो पहला डिमोनेटाइजेशन की बात कर लो, दूसरा GST। तो एक चीज समझ लो, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ तो लगभग 1 से 2 महीना सारे लोग लाइन में लग करके अपने पैसे को क्या कर रहे थे, एक्सचेंज करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, बिजनेस हैम्पर तो किया ना, टाइमली लोगों का माल नहीं पहुंच पाया
टाइमली लोग माल खरीद नहीं पाए, तो क्या है, सेल्स कहीं ना कहीं हैम्पर किया। जीएसटी, बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा था कि ये कॉलम किस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। तो ये जो साइकिल जब भी हैम्पर करेगा तो जीडीपी क्या है, श्रिंक करेगा, और जीडीपी श्रिंक करेगा तो कहीं ना कहीं क्या है, स्टॉक मार्केट नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है इन्फ्लेशन। अब जीडीपी का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशनशिप है, ये चीज समझो। अगर मान के चलो कि मेरी सैलरी है 50,000 रुपया, ठीक है, और मैं 5,000 रुपया हर एक महीना बचाता हूँ, और मेरा ये सोच है कि मैं 5-5 हजार रुपया